अब हम प्रश्न क्रमांक 5 सोल्व कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कौन सी संख्या 0 पर समाप्त होती है। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसमें किससे भाग चला जाता है? 10 से भाग चला जाएगा। किससे भाग जाएगा? 10 से। एक दूसरी बात ये 10 के बाद किससे भाग जाना चाहिए? 2 और 5 से भी जाना है। क्यों चाहिए? क्योंकि 10 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो उसमें क्या आता है? 2 इंटू 5 आता है। चलो तो क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिखोगे यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी। क्या लिखोगे आप? यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी तो आपने क्या लिखा? 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 10 से विभाजित होगी। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो या संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। क्यों होगी? अब देखो आप, तो जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 के लिए क्या लिखोगे आप? 2 इंटू 5। अब हमें पता चल गया कि वह संख्या 10 से विभाजित होगी या नहीं, तो उसके लिए अब हम देखते हैं 6। तो 6 के लिए देखोगे यदि हम उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें 2 और 5 शामिल होना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 और 5 उपस्थित होना चाहिए। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड, ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। किसके कर रहे हैं अपन? 6 के। तो 6 क्या था? 2 तिया 6 हो जाएगा। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6। अब हम क्या करेंगे? इनको अलग अलग कर देंगे। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा? n और 5 की पावर क्या आ जाएगा? सॉरी 3 की पावर आ जाएगा n। अब आपको आप देखना, यहां पर हमने 10 के करे तो 2 इंटू 5 आया था, यहां पर 2 इंटू 3 आया है। हमें किसकी जरूरत है? 2 और 5 की। क्या हमारे पास यहां पर 5 है? क्या नहीं है। तो इसका मतलब यह निकलता है कि यह संख्या 0 पर समाप्त 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो क्या लिखोगे आप? समाप्त नहीं होगी। क्या लिखा आपने लिख दिया, सॉरी 6 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 5 पर समाप्त नहीं, 0 पर समाप्त, सॉरी हाँ 0 पर समाप्त नहीं होगी। 6 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगी। क्या लिखा आपने? 6 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगी। तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसकी पावर 6 की घात n 0 अंक पर समाप्त होती है। अतः क्या लिखोगे आप? अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। करना है क्या? एक बार और समझ लिए। देखिए ये जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो आपको क्या करना है? यह ध्यान देना है कि वह संख्या 10 से विभाजित होना चाहिए। तो 10 से होना चाहिए, उसके लिए क्या नहीं, उसके जब गुणनखंड निकाले तो उसमें क्या आना चाहिए? 2 और
5 अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। तो हमने 6 के निकाले तो 6 में क्या है 2 और 3 आए, लेकिन 5 नहीं आया। तो आपने लिख दिया 6 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं है, तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, क्या लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या है 7 6 5 4 3 2 1 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो आपको इसका कारण बताना है। तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वह होती है जिसके भाजक 2 या 2 से अधिक हो। भाजक मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास 10 है, तो 10 के जब हम भाग देंगे तो उसमें किस किस संख्या से भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा और 5 से चला जाएगा। तो अब क्या कह सकते हो, आपके 10 भाज्य है, भाज्य है। अभाज्य संख्या मान लीजिए भाज्य और अभाज्य। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिसमें केवल एक ही संख्या से भाग जाता है, उसका जो भाजक है सिर्फ एक ही होता है, वो होता है हमारा अभाज्य संख्या। अब आपको यह देखना है, ठीक है ना, समझ में आ गया है कि भाज्य किसे कहते हैं, वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं वह भाज्य संख्या कहलाती है। चलो लिखिए, क्या लिखोगे आप लिखोगे भाज्य संख्याओं के 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं। भाजक, जो भाज्य संख्या होती है उसके 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं। हमारे पास जो संख्या है, अब उस संख्या क्या है उसको ध्यान से देखना है। हमारे पास संख्या है क्या है, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करोगे तो सबसे पहले आप देखो 7 11 13 प्लस 13, इन दोनों के पास यहां भी 13 है और यहां पर भी 13 है, तो 13 हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आएगा 7 गुणित 11 गुणित 1 प्लस 1। 1 क्यों आया, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 तो बचता है ना इसके पास, फिर ये 13 हो जाएगा। अब आपको हल करना है तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 13, 11 से 77 और 1 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13। अब ये जो 78 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 78 को आप लिख सकते हो 78 लिख सकते हो। अब आपका जो आंसर आया है वो 2 या 2 से अधिक बार है या नहीं। तो देखो पहली बार क्या है 13, फिर 13 है और 6, तो इसका मतलब यह संख्या, ये भाज्य संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके जो गुणनखंड करे तो उसमें क्या पता चला 13 13 और 6। तो आप लिख दोगे इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है, अतः यह इसलिए यह संख्या भाज्य होगी। आ गया समझ में। अब दूसरी जो संख्या हमारे पास वो देख लीजिए। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो यहां पर ये 5 है ना, ये 5 दोनों जगह पर सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो 5 को कॉमन लिया तो क्या आएगा 7 6 5, कॉमन ले लिया हमने, 4 3 2 1 प्लस 1, ठीक, ये आ जाएगा हमारा 5। 7 का गुणा 6 में करना है, फिर 4 में 3 में 2 में 1 में गुणा करना है, और जो संख्या आती है उसमें 1 को प्लस करना है। तो इन सबका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1008 प्लस 1 आ जाएगा। तो अब ये आ जाएगा हमारा 1009 आ जाएगा। 1009 की संख्या आ चुकी 1009। तो आपको पता चल गया कि यहां पर जो भाजक है वो 1 से अधिक बार है। एक बार 5 आ गया और एक बार क्या आ गया 1009 आ गया। तो यह संख्या क्या होगा, यह संख्या, अतः इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है। क्या हुआ, यहां पर भी 2 से अधिक भाजक है, आप इसको निकालोगे तो और सारे निकलेंगे। तो अतः इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है, तो
यह संख्या भाज्य संख्या है। चलो ठीक, आगे आपको समझ में। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 कर लेते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 को सोल्व कर रहे हैं। क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे, क्योंकि पहले प्रश्न अगर समझ में आएगा तो हमें पता चल जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी बातों को समझो। प्रश्न कह रहा है किसी खेल के मैदान, एक मैदान है कि चारों ओर, कहां पर, चारों, एक वृत्ताकार, मतलब वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इतना बना लिया। पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो सोनिया है वो इस मैदान का यदि एक चक्कर लगाएगी तो उसको कितना समय लगेगा, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट लगता है, और रवि कितना समय लगता है, 12 मिनट लगता है। तो क्या करना है, प्रश्न बोलता है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलना आरंभ करेंगे, एक ही समय पर चलना आरंभ करेंगे। तो आपको बताना है कि कितने समय बाद वे पुनः वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हम पहले समझा देते हैं आपको किस प्रकार सोल्व करते हैं। जैसे रवि, अब रवि, तो रवि मान लीजिए एक चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 18 मिनट लेता है, सॉरी 12 मिनट। ठीक है, ये रवि हो गया। अब जो सोनिया है, मान लीजिए सोनिया, अब सोनिया कितना समय लेती है, वो 18 मिनट का समय लेती है। पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है वो, 18 मिनट का समय लेती है। तो रवि एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है 12 मिनट में, और सोनिया चक्कर कंप्लीट करती है 18। तो हमें क्या करना है, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने पर जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा इनका प्रारंभिक बिंदु। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे सबसे पहले आप रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं एवं सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। क्या लिखा आपने, आपने लिखा है रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं एवं सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। एक समय बाद क्या हो जाएगा, एक समय बाद वे दोनों, क्या लिखोगे, एक समय बाद, क्या लिखा आपने, एक समय बाद दोनों, वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान, क्या लिखा आपने, स्थान पर होंगे। कब होंगे, जब स्थान पर होंगे, जब वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। क्या लिखा आपने, एक समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे जब वह समय 12 और 18 का, क्या लिखा आपने, वह जब समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। चलो ठीक है, 12 और 18 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 18 का एलसीएम निकाल लेना, और इधर 12 का, तो 18 क्या आ जाएगा, 2, 3 और 3, ठीक,
3 3 9 दिन 18, इसका क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 18, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 बार है, और 3 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। 12 के लिए 2 2 बार है, और 3 कितनी बार है, 1 बार है। एलसीएम में आपको बताया गया है, तो एलसीएम क्या होता है, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसे आपको लिखना है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, और यहाँ पर 2 पर कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा। 3 की पावर यहाँ 1 है, और यहाँ कितनी है, 2, तो 2 ले लेना। हल करोगे तो क्या, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 9 चुक 36, तो क्या है, कितने समय बाद, तो हो जाएगा 36 मिनट बाद वो दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, हो जाएगा आपका आंसर। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।